तो नारायण, तो हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ रहे थे और आज हमारा रिस्पिरेशन का लेक्चर नंबर कौन सा है? 3। और यही हमारा कौन सा होने वाला है? लास्ट लेक्चर होने वाला है। देखो, हम लोग ये तो जानते हैं कि जो ये रिस्पिरेशन है ये एक एनर्जी से रिलेटेड है। हम लोग फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसका सेल जो है ब्रेक डाउन करता है और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। यानी कि जो ये एक रिस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एकदम सेलुलर लेवल पे हो रहा होता है। किस पे हो रहा होता है? सेलुलर लेवल पे हो रहा होता है। देखो, हम लोग डिफरेंट टाइप्स से एनर्जी ले रहे हैं। कभी क्रेब्स साइकिल से ले रहे हैं, पीटीसी से ले रहे हैं। इस चैप्टर में जो एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, एनर्जी का मतलब है एटीपी। एनर्जी का मतलब है एटीपी। तो देखो, जो हम लोग क्रेब्स साइकिल देख रहे थे उसका 4 मेन बात हम लोग को पढ़ना भी है। 4 मेन बात ये है कि जो ये क्रेब्स साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल का 4 मेन इंपॉर्टेंस है। पहला, एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है उसका एक कॉमन मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। सेंट्रल मेटाबॉलिक जो पाथवे है किसका किसका है? एक तो कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा है फैट का और तीसरा है प्रोटीन का। इसका कॉमन जो मेटाबॉलिज्म का पाथवे है वो है क्रेब्स साइकिल। इसके थ्रू हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्रेब्स साइकिल से हम लोग और क्या लेते हैं? क्रेब्स साइकिल और एक एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे? क्रेब्स साइकिल में हमें NADH मिलता है और FADH मिलता है। इससे फिर आगे हमें क्या मिलता है? ATP। ये जो NADH और FADH है, आगे जब ये ETC में जाएंगे, ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें जब ये जाएंगे तो फिर वहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ATP प्रोड्यूस करेंगे। एक है CO2 का प्रोडक्शन। देखो, जब भी हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं या फिर जब भी हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन हो रहा है, ऐसा कोई भी काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेस्ट निकल रहा होता है। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट मतलब कचरा। कचरा किसको बोलते हैं? जो भी चीज मेरे काम का नहीं है वो सब मेरे लिए क्या है? वेस्ट है। देखो, अगर मान लो कि हमने बिस्किट खाया तो बिस्किट का रैपर हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो क्या वो मेरे लिए कचरा है क्या? हाँ। हम मान लेते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक कोई पिए, कोई स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, कुछ भी पिए, उसके अंदर का जो मटेरियल था वो हम क्या कर गए? पी गए। लेकिन फिर बॉटल क्या किए? बॉटल फेंक दिए। जब बॉटल फेंक दिए तो बॉटल मेरे लिए क्या था? एक वेस्ट था। लेकिन वहीं पे जो दूसरा एक सफाई वाला व्यक्ति था उसने क्या किया? बॉटल को उठा लिया। क्या करेगा वो बॉटल को ले जाकर कहीं ना कहीं बेचेगा, रिसाइकल होगा, फिर नया बॉटल बन करके आएगा। उससे उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। यानी कि देखो, जो मेरे लिए एक वेस्ट था, क्या वही चीज उस पर्सन के लिए सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम किया क्या?
हाँ बिल्कुल किया। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट होता है वही दूसरों के लिए क्या है, काम का बनता है। अब जैसे मान लो CO2 मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन प्लांट्स तो उसी का यूज करके आगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, है ना। जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होता है, मतलब देखो कभी कभी क्या है, क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट है उसका, वो कुछ अमाइनो एसिड्स और थोड़े बहुत कुछ बायोमोलिक्यूल्स बनाने में क्या बनते हैं, हेल्पफुल होते हैं। देखो जो इसमें एक मेन चीज पढ़ना है आपको, वो है ETC, एक्सेट्रा वाला नहीं। ETC का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जानना जरूरी है। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो कौन सा चीज हमारे बॉडी में कहाँ पे हो रहा है, उसका लोकेशन क्या है, मतलब कुछ काम का भी है कि नहीं। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं जानते हैं, और ना ही उससे हम लोग कुछ, हमको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। जो ये मेरा ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये हमारे बॉडी में कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर में कैसे ये हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, वो भी देखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसमें NADH और FADH करेंगे, वो कहाँ पे ले जाके देंगे। मान लो कि अगर मैं क्या हूँ, एक कुरियर बॉय हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास सामान है ले जाकर कहीं हम क्या करेंगे, किसी को देंगे, उसके पास डिलीवर करेंगे, ठीक। यानी कि कोई ना कोई वहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर है। देखो ETC क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीरीज है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीरीज है। ETC क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चेन क्या होता है, उसी सीरीज में लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर सीरीज है। ये सीरीज कहाँ पे है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है क्या। जो देखो जो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीरीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में अरेंज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, अरेंज होती हैं। इसमें होता क्या है कि जो NADH है और जो FADH है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे मतलब क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या है ETC में क्या है कि जो NADH है हमारा और जो हमारा FADH2 है, ये क्या करते हैं कि आगे इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे और फिर ATP बनने में क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे। क्यों, क्योंकि ATP नहीं बनेगा तो फिर कुछ काम ही नहीं। ATP ही हमारा एनर्जी का क्या है, सोर्स है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP से भी आगे कुछ मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वहां से हमें फिर एनर्जी वगैरह कुछ मिलती है। देखो ये जो स्टेप है ना, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्या है ये ETC, देखो ETC एक सीरीज है इलेक्ट्रॉन कैरियर का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में अरेंज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में सजाया हुआ है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो NADH है और जो FADH, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे ट्रांसफर होंगे, जो कि आगे फिर ATP के सिंथेसिस में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन में क्या है, प्रेजेंट है, जो कि जिसको 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में 1 2 3 4 ये चारों कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे उनको इन कॉम्प्लेक्सेस से होकर के क्या होगा, गुजरना होगा। मजे की बात यह है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग से बना हुआ है। देखो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें क्या है, ऐसे ये इनफोल्डिंग है। ये जो इनफोल्डिंग है इसको बोलते हैं क्रिस्टे, क्रिस्टे बोलते हैं। मजे की बात यह है कि ये जो इनफोल्डिंग्स आपको देखने को मिल रहा है,
इनफोल्डिंग इसलिए हो गया है ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो एटीपी के प्रोडक्शन में क्या होता है, हेल्प मिलती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एटीपी का प्रोडक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों में क्या होता है कि जो NADH और FADH है वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। NADH और FADH क्रेब्स साइकिल में भी बनता है और ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है। मजे की बात यह है कि जो ये NADH और FADH हैं ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर हैं। NADH और FADH हैं ये क्या करते हैं, कैरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये उन इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी बहुत भयंकर ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। मजे की बात है कि देखो हमारे पास एक NADH भी है और एक FADH भी है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने में हेल्पफुल है। देखो एक है NADH, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। NADH के पास इलेक्ट्रॉन है, ये आगे जाकर कोएंजाइम के पास जाएगा, कोएंजाइम से आगे कॉम्प्लेक्स 1, कोएंजाइम से आगे कहा जाएगा नहीं, NADH के पास पहले कॉम्प्लेक्स 1 जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 को पास होगा, फिर इससे आगे कोएंजाइम Q, उसके बाद फिर आगे ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद ये जाएगा साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम C के पास जाएगा। साइटोक्रोम C के बाद ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ये जाएगा फिर ऑक्सीजन के पास। ध्यान से देखोगे कि पहले NADH के पास इलेक्ट्रॉन है, ये कॉम्प्लेक्स 1 से क्या होगा, पास होगा, फिर कोएंजाइम Q के पास जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से पास करेगा, फिर साइटोक्रोम से पास करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास और फिर O2 के पास जाएगा। यानी कि ध्यान से समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन NADH है, NADH के पास है, इसका जो फाइनल एक्सेप्टर हुआ इसके पास नहीं एक्सेप्ट किया, इसके पास ये भी नहीं रखा, इसको पास कर दिया, ये भी नहीं रखा, इसको पास कर दिया, और फिर फाइनली O2 ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। देखो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, तो कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है तब इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्प्लेक्स 2 से तब पास होता है जब NADH के बदले FADH होगा। जब FADH इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तब जाकर के वो मतलब कॉम्प्लेक्स 2 आएगा। यानी कि जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स 2 है ना, देखो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 2 है, क्या कॉम्प्लेक्स 2 एंट्री गेट है FADH2 का। यानी कि अगर ये सीक्वेंस अगर एग्जाम में दिया जाए, अगर ये सीक्वेंस अगर एग्जाम में दिया जाए सिर्फ ये वाला, तो आप कॉम्प्लेक्स 2 से पता लगा सकते हो कि अगर कॉम्प्लेक्स 2 है तो FADH है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स 2 नहीं है तो NADH इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है। समझे। अभी देखो जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से, ये सब कैरियर तो है, एक इसके पास ले गया, फिर इसके पास, फिर इसके पास, जब भी आप कोई चीज मान लेते हैं कि आप कोई चीज ऑर्डर किए और आपने वो चीज मंगवाया कहाँ से, दिल्ली से। मान लेते हैं आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और उसमें आपने कोई चीज कहाँ से ऑर्डर करी है, दिल्ली से ऑर्डर किया है। तो जो आपके पास फाइनल लास्ट स्टेप में कुरियर बॉय आपको सामान क्या करता है, हैंड ओवर करता है, तो आपको क्या लगता है कि वही पर्सन दिल्ली से गया होगा सामान लेकर आने के लिए? क्या ऐसा तो नहीं है। ध्यान देंगे इस O2 के पास इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन कौन लाया, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया, कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन कौन दिया, कॉम्प्लेक्स 1। और कॉम्प्लेक्स 1 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया,
NaDH से आता है। यानी कि जो चीज फाइनली हमें कहीं से मिल रहा है वो सिंगल स्टेप में कहीं से नहीं है, हर एक स्टेप से बनता हुआ आया है, और हर एक स्टेप में कुछ न कुछ जो एनर्जी है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। कुछ न कुछ एनर्जी क्या है, रिलीज हुई है। समझे? इसके बाद आपको देखना है प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन। प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन देखो होता क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई मतलब प्रोटॉन्स आर पंप्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको पंप किया गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। मान लो कि देखो इस तरफ ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है मान लेते हैं, तो इसको पंप किया गया यहाँ से, तो फिर कहाँ पे गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गया। और इस देखो यहाँ पे जो H+ आयन था, यहाँ पे क्या था, जो H+ आयन था, इसमें पंप करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। इससे क्या हुआ कि एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्मेशन हुआ, कि मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटॉन क्या है, प्रेजेंट। इनको पंप करके कहाँ भेजा गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब भी कोई चीज़ तुम पंप करोगे तो यहाँ से तुमने जबरदस्ती उसको वहाँ पर भेजा, तो क्या वो वहाँ से वापस आना चाहता है क्या? हाँ, वहाँ से वो कहाँ पे आना चाहता है, वापस वो आना चाहता है। अब जब वो वहाँ से वापस आना चाह रहा है तो फिर हमने इसको क्या किया, पंप किया। जब हम इसको पंप किए हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, वापस वो आना चाह रहा है। इसको देखो एक मॉलिक्यूलर टरबाइन की तरह समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे, एक मॉलिक्यूलर टरबाइन की तरह। टरबाइन क्या होता है, मतलब ऐसे से नाचते रहता है। ठीक, देखो जो यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर ऑक्सीजन बना था, फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन बना था। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे O2 अगर नहीं रहेगा, या फिर O2 यहाँ पर अवेलेबल अगर नहीं होगा, तो क्या एरोबिक रिस्पिरेशन रुक जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल रुकेगा। जब O2 अवेलेबल नहीं होता है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल पहले ही बता चुके हैं कि जो लोग जिम करने जाते हैं, बहुत हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे उनके जो मसल्स हैं उनके पास जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो बेचारे क्या करते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि उनके मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो कि उनके मसल्स में, उनके बॉडी में क्रैम्प्स का कारण बनता है। उनके मसल्स कहाँ जाते हैं, थक जाते हैं बेचारे के। तो यानी कि जो आपके पास O2 है वो एक टर्मिनल पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। हाँ, कि सबसे जो लास्ट में लिया इलेक्ट्रॉन लिया वो कौन सा था, ऑक्सीजन था। ETC में मैक्सिमम जो है ATP प्रोड्यूस होते हैं। देखो क्या है, एक है NADH और एक है FADH। एक NADH 3 ATP के बराबर है, और एक FADH 2 ATP के बराबर है। कितने ATP के बराबर है, एक FADH 2 ATP के बराबर है। समझे? चलो, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ETC में। जो ETC हमने किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें जो एनर्जी क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसको मतलब ATP बनाने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होंगे। ETC में जो एनर्जी मिला हमें, ETC में जो एनर्जी हमें मिला, उसको फिर आगे हम लोग ATP बनाने में हेल्प लेंगे। हर एक प्रोसेस का यूज करके कहीं ना कहीं हम सिर्फ ATP प्रोडक्शन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए देखो इतना सारा काम हो रहा है,
शादी ब्याह जब होता है तो इतना सारा मतलब रस्म होता है, ये करो वो करो, फाइनल स्टेप में क्या होता है, लड़की की विदाई हो जाती है। क्या वो फाइनल स्टेप है एक शादी का? हाँ बिल्कुल फाइनल स्टेप है। यानी कि देखो इतना सारा जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका फाइनल स्टेप क्या है, एटीपी का सिंथेसिस। कैसे करके एटीपी बने, एटीपी कैसे बन रहा है, एटीपी के सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ईटीसी में फ्लो करता है तो एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी है उसका यूज करके प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। एक है केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस क्या होता है कि ये एक साइंटिस्ट हुए पीटर, उन्होंने ये दिया था, इसका मतलब ये इनका ये कहना था केमियोस्मोसिस का कि जो एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट के टाइम पे फॉर्मेशन हुआ, जो एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट टाइम पे बना उसका यूज करके एटीपी को बनाना। कैसे देखो, ईटीसी प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म किया, जो आपके पास ईटीसी है इसने क्या बनाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करवाया। उसमें क्या हुआ कि जो H+ आयन थे वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में कलेक्ट हुए। अब देखो जब फोर्सफुली बताया ना कि जब फोर्सफुली आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर उधर भेजे तो वापस क्या होगा, आना चाहेगा, वापस वहाँ पे आना चाहेगा। और देखो पास थ्रू एटीपी सिंथेस, एटीपी फॉर्म बाय दिस फ्लो, और इस फ्लो से एटीपी सिंथेस एक एंजाइम होता है जिसका मतलब जिसको यूज करके वहाँ पे एटीपी क्या होता है, बनता है, और इसी को बोलते हैं केमियोस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, केमियोस्मोसिस बोलते हैं। जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, एटीपी सिंथेस एंजाइम है, ये क्या करेगी, एक स्पेशल मतलब एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एक रोटेटिंग मोटर की तरह काम करता है। मोटर को हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कुछ चीज़ हमें भेजनी हो। जैसे मान लो हमारे पास पानी छत पे है, टंकी में पानी भरा हुआ है, तो नीचे नल चालू करते हैं तो आपको मोटर थोड़ी लगाना पड़ता है कि मोटर चालू करो ऊपर से पानी नीचे मंगवाना है। मोटर का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें पानी को नीचे से ऊपर की तरफ भेजना हो, तब हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से नीचे पानी मंगवाने के लिए थोड़े हमें मोटर की जरूरत है, वो तो नल खोलो पानी अपने आप गिरने लगेगा। जो रिस्पिरेशन हो रहा है उसमें आखिर मान लो कुछ काम हुआ तो उसमें से कितना नेट प्रॉफिट हमें मिला, वो देखो, मतलब कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, किसके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना आखिर एटीपी बन सकता है। फाइनली देखो जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, जो क्या हुआ आपका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, कहाँ पे हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में हुआ। उस ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 एटीपी बना था। देखो जो मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुआ था, साइटोप्लाज्म में हुआ था। टोटल यहाँ पर 4 एटीपी बना था, और 4 एटीपी में से 2 एटीपी यूज हो गए थे। जब 2 एटीपी यूज हो गया तो फाइनली कितने एटीपी बचे आपके पास, क्या सिर्फ 2 एटीपी बचे क्या, हाँ, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी ही बनेगा। और ग्लाइकोलाइसिस में और क्या बनेगा आपके, ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बना और कुछ 2 NADH भी बना। कितने बने NADH, NADH भी 2 बनेंगे। एक लिंक रिएक्शन में, लिंक ग्लूकोज रिएक्शन से एक लिंक रिएक्शन भी है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, एक लिंक रिएक्शन भी है। लिंक रिएक्शन से क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट तो एटीपी नहीं बनते हैं, यानी देखो एक ग्लाइकोलाइसिस था यहाँ पर, दूसरा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट यहाँ पर एटीपी नहीं बन रहे, सिर्फ 2 NADH ही बन रहे होते हैं।
लिंक रिएक्शन से क्या बनेगा आपका, सिर्फ 2 NADH ही बन रहा है। जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल में क्या कर रहा है कि 2 ATP बनेगा और 6 NADH बनेगा और 2 FADH बनेगा। ये क्रेब साइकिल का प्रोडक्शन है। ये क्रेब साइकिल में 2 ATP बनता है, 6 NADH बनता है और 2 FADH बनता है। और देखो जो ETC हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC में ही फाइनली मतलब मेन ATP का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम जो ATP है वो इसी ETC में बनता है। देखो टोटल लगभग यहाँ पर पहले देखो ETC में क्या है कि टोटल NADH कितना बना है, 2 NADH यहाँ पे है, 2 NADH यहाँ पे है, 4 हो गए और 6 NADH यहाँ पर है। यानी कि क्या यहाँ पर 10 NADH बना है क्या? हाँ जी बिल्कुल बना 10 NADH। अब देखो FADH कितना है, FADH इसमें नहीं, FADH इसमें नहीं, FADH यहाँ पे है। सिर्फ और सिर्फ 2 FADH ही बने हैं। कितने बने हैं? 2 FADH बने हैं। और हाँ 2 कितने बने? FADH बने और इसमें कुछ बना हुआ है। ATP कितना बना है? 2 ATP यहाँ पे है और 2 ATP यहाँ पे है, 4 ATP बने हैं। ठीक, अब देखो 10 NADH है, 10 NADH है। एक NADH कितने ATP के बराबर है? क्या एक NADH 3 ATP के बराबर है क्या? हाँ, तो यानी कि 10 NADH जो है इसका मतलब क्या वो 30 ATP के बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल। 2 FADH हैं, एक FADH 2 ATP के बराबर है। यानी कि जब 2 FADH है तो क्या ये 4 ATP के बराबर हुआ क्या? हाँ, और 4 ATP तो बना ही है। यानी कि टोटल 38 ATP बन रहा है क्रेब साइकिल ETC में। यानी कि ETC में टोटल कितने ATP बन रहे थे? 38 ATP बन रहा है। जब कैलकुलेट करके 38 बना, जब कैलकुलेट करके 38 बना, तब हम लोग क्यों कहते हैं कि लगभग लगभग 36 से 38 ATP बनेगा। हम लोग सीधा जब कैलकुलेट करके मान लेते हैं कि आंसर आया 5, मान लेते हैं कोई भी चीज़ का आप कोई मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं और आंसर कितना आया? 5 आया, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ लगभग लगभग 5 आ रहा है। अरे लगभग 5 क्या होता है? मतलब कि हाँ कंपल्सरी कि हाँ 5 आ गया तो 5 आ गया। लेकिन क्या है कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पर एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो थोड़े बहुत ATP क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली 38 उसको नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि 36 से 38 ATP क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। ठीक, देखो जो एनारोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी होता है 2 ATP जो है ग्लाइकोलाइसिस से बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे गया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ATP फाइनली प्रोड्यूस हुए थे। क्यों बना? तो 4 ATP था लेकिन 2 ATP क्या हो गए थे? यूज हो गए थे। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से मतलब बहुत थोड़ा सा कम, ग्लाइकोलाइसिस में बहुत कम ही ATP का क्या होगा? प्रोडक्शन हुआ था। जब एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ, जब क्या हुआ? एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ तो 38 ATP बन गया। जब एनारोबिक रिस्पिरेशन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ATP
बने, यानी कि जब ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता है, जब क्या मिला, ऑक्सीजन का सपोर्ट मिला तो भर भर के एटीपी बन गए, और जैसे ही ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया तो 38 से सीधे कितने पे आ गए, 2 एटीपी पे आके रुक गए ये। अब ये था एनिमल्स में। प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी हमारी तरह क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब देखो प्लांट्स जो है हमारी तरह रिस्पिरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एनर्जी की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। क्यों? जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति काम करेगा उतना ही ज़्यादा उसको क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है। हम लोग तो एनर्जी कैसे ले रहे हैं, खाना पचाया, खाना जो खाया उसका डाइजेशन हुआ और हमें क्या मिला, एनर्जी मिला। प्लांट्स तो खाना खा नहीं रहे, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद अपना खाना बना रहे हैं। वो ह्यूमन बींग्स की तरह या फिर एनिमल्स की तरह दूसरे के मतलब खाने पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। हमारी में हमने बोला ना कि खाना खाया और कुछ सेल में प्रोसेस हुआ और फिर रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हमें मिला। वैसे ही जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी सेलुलर लेवल पे ही रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। सेलुलर लेवल पे रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे एनिमल्स में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। प्लांट्स के केस में भी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ईटीसी कहाँ पे होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनमें भी जो मतलब रिस्पिरेशन का पाथवे सेम टू सेम एनिमल्स के जैसा ही हो रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन का जो तरीका है क्या है, जो एनर्जी प्रोडक्शन का क्या है जो तरीका है वो एकदम सेम टू सेम है, बस थोड़ा कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो अलग बात है। प्लांट्स के देखो, प्लांट्स के पास हमारी तरह लंग्स तो है नहीं। प्लांट्स में लंग्स होते हैं क्या हमारी तरह? प्लांट्स में हमारी तरह लंग्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी है कि प्लांट्स में गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। लंग्स नहीं होने के बावजूद देखो, आपको हमें गैस एक्सचेंज के अलग से एक ऑर्गन चाहिए। प्लांट्स को गैस एक्सचेंज के लिए अलग से किसी भी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके पास जो लीफ है उसमें स्टोमेटा है, उसके थ्रू वो O2 और CO2 का एक्सचेंज वो कर लेते हैं। स्टेम में लेंटिसल्स होते हैं, मतलब वुडी प्लांट्स जो है थोड़ा बहुत, अरे स्टेम किस में होगा, जो वुडी प्लांट्स उसमें स्टेम देखने को मिलेगा, उसमें लेंटिसल्स हैं, उसके थ्रू भी मतलब गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। थोड़े बहुत जो प्लांट्स में रूट हेयर्स हैं, प्लांट्स में क्या है, यहाँ पे चलो ना इसको मुंह नाक बनाते हुए, प्लांट्स में जो थोड़े बहुत रूट हेयर्स हैं, रूट के अंदर जो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको रूट हेयर्स बोलते हैं। वो क्या है कि मिट्टी में जो ऑक्सीजन छुपा हुआ है, हवा, उसको क्या करता है, वो लेता है, फिर ऊपर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स को हमारी तरह यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं, एक जगह आराम से बस खड़े हैं तो खड़े हैं। देखो वैसे हम लोग भले नोटिस करें या ना करें, लेकिन हम लोग के ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होता है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन चूंकि प्लांट्स क्या करते हैं कि एक ही जगह आराम से टिके हुए हैं, उन्होंने अपने रूट को एकदम अंदर क्या कर लिया है, पेड़ में मतलब जमीन में धंसा लिया है कि वो मतलब चाह के भी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। अब देखो टोटल होता है, एक होता है दिन और एक होता है रात। क्या 24 घंटे में से 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे का क्या है, रात है। अब मान लो कि दिन के टाइम पे, डे टाइम पे प्लांट्स के पास सनलाइट प्रेजेंट है। अब चूंकि देखो प्लांट्स के पास सनलाइट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा,
फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, लेकिन रात के टाइम पे उनके पास तो सनलाइट है ही नहीं है। रात के टाइम पे बेचारा आखिर करे तो करे क्या? तो रात के टाइम पे वो करने लगते हैं रिस्पिरेशन, सॉरी, रात के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं कि सिर्फ रिस्पिरेशन करेंगे। चूंकि डे का टाइम है, डे है, डे टाइम में जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो रिस्पिरेशन का भी काम कर रहे होते हैं, रिस्पिरेशन का भी काम कर रहे होते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या CO2 प्लांट्स लेंगे क्या? क्या CO2 प्लांट्स लेंगे क्या? हाँ लेंगे। और रिलीज क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। लेकिन रात के टाइम पे जब प्लांट्स रिस्पिरेशन करेंगे तो ये उल्टा कर देंगे, तो ये O2 लेंगे और CO2 क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। देखो होता क्या है कि ना, पहले के गांव में एक बागीचा हुआ करता था, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था? बागीचा हुआ करता था। वहाँ पे रात में क्या हुआ कि एक उसी गांव के बहुत बूढ़े आदमी वहाँ पर सो रहे थे। अब रात में अचानक उन्हें कुछ अजीब सा फील हुआ। जब अजीब सा फील हुआ तो वो चाहे कि वहाँ से उठ करके भागे, लेकिन जैसे ही वो उठ के जाने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे ही वो उठ के जाने की कोशिश करने लगते हैं तो उनके उठ जैसे ही वो वहां से उठ के जाने की कोशिश करते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, और समस्या हो गई। एक तो मतलब अजीब सा फील हो रहा है, ऊपर से आदमी अगर उठ के जाने का सोच रहा है तो उठ नहीं पा रहा है, और समस्या हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली अंकल क्या हो गए, चचा क्या हो गए, उठ गए। और उठने के बाद जैसे ही वो सोचे कि आओ तो एकदम दौड़ के घरे भागो यहाँ से, तो पता लगे 4-5 बार उसी में गिर गए, खुद के मतलब पैर में झुरा के उसी में 3-4 बार गिर गए। अब जो है अगला दिन वो जो अंकल है, वो जो दादा है, वो जो चाचा हैं, वो गांव में क्या कहानी सुनाएंगे कि रात में तो वो इतना भयंकर मतलब भूत से भेंट हुआ कि हमको पकड़ के रखा था, उठे नहीं दे रहा था। और इतना ही नहीं, जब हम उठ के आने की कोशिश किए तो हमको लात मार के नीचे गिरा दिया। ऐसा सुनने को मिलेगा। देखो होता क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगल बगल में बड़ा बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था, किसी भी चीज़ का पेड़। और मान लो कि एगो बगीचा, देखो हर एक प्लांट डिफरेंट अमाउंट में ऑक्सीजन का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, ऑक्सीजन का रिलीज करता है। यानी कि देखो एक मतलब आदमी की तरह कोई व्यक्ति थोड़ा कम खाना खाता है और कोई व्यक्ति थोड़ा क्या करता है, ज़्यादा खाना खाता है। अब मान लो कि एक चाचा है, ठीक, वो यहाँ पे एक आम का पेड़ था, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और यहाँ पे एक बरगद का पेड़ था उसी बगीचा में। तो क्या जितना CO2 ये आम का पेड़ रिलीज करेगा, क्या उतना ही CO2 रिलीज ये पीपल का पेड़ करेगा क्या? और क्या उतना ही CO2 कर लीजिए बरगद का पेड़ करेगा क्या? नहीं। या फिर मान लेते हैं कि बगल में जामुन का पेड़ होगा, इमली का पेड़ होगा, महुआ का पेड़ होगा, कुछों का पेड़ हो सकता है। यानी कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट में CO2 क्या कर रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं। अब CO2 थोड़ा भारी गैस है। अब यहाँ पर नीचे चारपाई पर एक चचा क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं अपना। अब यहाँ पर ऊपर से प्लांट ने क्या किया, CO2 रिलीज किया। CO2 को जाना था ऊपर हवा में मिल जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भारी गैस होने की वजह से CO2 वही जमीन पर एक के ऊपर एक CO2 क्या होते गए, बैठते गए। अब CO2 के नीचे चचा दब गए हैं। जैसे ही CO2 के नीचे दब गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब वो चचा क्या करने लगे कि ऑक्सीजन के बदले CO2 क्या करने लगे, लेने लगे। CO2 लिया तो उनके मतलब नौजिया फील होने लगा और अचानक से मन उनका खराब होने लगा। जब वो हड़बड़ा के उठे, यानी कि बॉडी में तो अभी फिलहाल में ऑक्सीजन की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। जब ऑक्सीजन आपके ब्रेन सेल्स को, ऑक्सीजन आपके बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है तो वो आपको अच्छे से बिहेवियर नहीं करता है। अब बिहेवियर अच्छे से नहीं किया तो आप उठ नहीं पाए, तो आपको लगा कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया। अब
जब उठे तो पूरे अपने खुद के होशो हवास में नहीं थे, आप खुद के ही पैर में टकरा करके 3-4 बार गिर गए। आप उस टाइम सोच नहीं पाए कि किसके पैर से टकरा करके गिरे। अब थोड़ा सा और आगे गए, थोड़ा सा इधर घूमे तो आराम से दिमाग हल्का हुआ। दिमाग क्या हुआ? हल्का हुआ। अगले दिन गांव में हल्ला हो गया कि रात में चचा ने क्या देखा, भूत इनको पकड़ के बैठ गया था, जो कि इनको उठने नहीं दे रहा था। घर भागने की कोशिश किए तो भी भाग नहीं पा रहे थे, उनको पकड़ कर रखा था। एक्चुअली में वहां पे जो भूत था ये CO2 ही क्या था? भूत था। समझे? चलो देखो, चूंकि देखो यहाँ पर प्लांट्स जो है एक डे टाइम में रिस्पिरेशन कर रहा है क्या? हाँ। क्या प्लांट रात के टाइम पे भी रिस्पिरेशन कर रहा है क्या? हाँ। यानी कि जो प्लांट्स है हमारा वो दिन में भी रिस्पिरेशन कर रहा है और रात में भी रिस्पिरेशन क्या है? कर रहा है। ठीक। एक होता है RQ, रिस्पिरेटरी कोसेंट। रिस्पिरेटरी कोसेंट ये होता है कि CO2 कितना रिलीज हुआ और O2 कितना कंज्यूम हुआ। RQ क्या है? CO2 रिलीज्ड बाय O2 यूज्ड। यानी कि RQ एक रेशियो है, CO2 कितना रिलीज हुआ और O2 कितना यूज हुआ। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो RQ होता है वो 1 होता है। जो फैट है, फैट के लिए जो RQ है <1 होता है। लेस देन क्या होता है? 1 होता है। और जो ये किसके लिए था? कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये फैट के लिए, और किसका है? कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड के लिए जो RQ होता है वो 1 से क्या होता है? ग्रेटर होता है। इससे ये पता लगता है जब मान लो किसी के बॉडी का RQ 1 हुआ या फिर लेस देन 1 हुआ या फिर ग्रेटर देन R हुआ, तो उससे ये पता चलता है कि अभी बॉडी में किस चीज़ का क्या कर रहा है, वो काम चल रहा है। बॉडी में कोई फैट पे काम चल रहा है या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट पे काम चल रहा है या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड का काम चल रहा है। तो इससे मतलब RQ से पता चलता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, यानी कि CO2 रिलीज बाय O2 यूज। समझे? अभी देखो, जो प्लांट्स में रिस्पिरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं उसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर भले सुनने में आसान लगता है लेकिन टेम्परेचर बहुत जगह पे काम बिगाड़ देता है। टेम्परेचर बहुत जगह पे क्या करता है? काम को बिगाड़ देता है। जैसे देखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिस्पिरेशन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। रिस्पिरेशन का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, जब ऑक्सीजन कम होगा तो एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन जब भरपूर अमाउंट में यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक तो एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही पता चला कि ऑक्सीजन क्या हो गया, अभी ऑक्सीजन मतलब लिमिटेड अमाउंट में हो गया है, ऑक्सीजन एकदम कम होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। पानी की भी प्रेजेंस है। पानी अगर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है तो अच्छे से रिस्पिरेशन होगा। पानी अगर अच्छा है तो मतलब बेटर तरीके से रिस्पिरेशन यहाँ पे हो पाएगा। कौन सा फूड है? डिफरेंट फूड के लिए जो RQ है वो भी क्या है? डिफरेंट है। यानी कि रिस्पिरेशन को इस तरीके से भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये प्लांट्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया। लेकिन एनिमल्स में जो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स अपने आप को क्या समझते हैं? थोड़ा बहुत मतलब होशियार चंद समझते हैं। एनिमल्स में क्या है? जो ह्यूमन बींग्स है अपने आप को थोड़ा बहुत क्या समझते हैं? होशियार समझते हैं। होता क्या है कि हमारे पास तो लंग्स हैं, गैस के एक्सचेंज के लिए हमारे पास क्या है? लंग्स है। और जो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स का मेन काम है गैस का एक्सचेंज होना। हालांकि ये एल्वियोलाई के पास होता है, एल्वियोलाई के पास गैसेज का एक्सचेंज फाइनली। आपको लगता है कि लंग्स पूरा एकदम उतना बड़ा है तो हर जगह पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, लंग्स के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट, जैसे ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है,
इस तरीके से वहाँ पर अंदर में क्या होता है, डिवीजन देखने को मिलता है। देखो होता क्या है कि जो ह्यूमन में रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि लंग्स हमारा है, उसका मेन काम है बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना और CO2 को रिलीज करना। इसमें क्या होता है कि जो हवा है एक फिक्स्ड पाथवे से ही ट्रेवल करता है। जो रास्ता चलता है, चलता रास्ता का मतलब है कि वो रास्ता मतलब बंद नहीं, उसमें गाड़ी आदमी घोड़ा सब जाता रहता है, तो वो रास्ता मतलब ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा। आप मान लो कि आपने कोई ऐसा रास्ता चुना कि जिसपे कोई मतलब आज 10 साल से नहीं गया है, तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है वहाँ पर चोर लुटेरों का अड्डा हो जाए, हो सकता है वहाँ पर कोई जंगली जानवर अपना घर बना के बैठा हो, आप जाएंगे और आप ही के फेरा में बैठ रहे हो, आप जाएंगे मारेगा खा जाएगा। इसीलिए हमेशा चलता रास्ता क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। देखो होता क्या है कि सबसे पहले जो हवा है, सबसे पहले जो हवा है वो आपके नोज से क्या होगा, पास होगा। नोज के बाद वो जाएगा फेरेंक्स में, और फेरेंक्स के पास जाएगा फिर लैरिंक्स में, और लैरिंक्स के बाद फिर जाएगा ट्रैकिया में। इस तरह से ऑक्सीजन क्या करता है, हवा क्या करता है, ट्रेवल करता है। ट्रैकियस के पास जाएगा ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद छोटे छोटे बने होते हैं वो ब्रोंक्यूल होते हैं, और ब्रोंक्यूल के बाद फिर क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। देखो पहले कहाँ पे जाएगा हवा, पहले नाक के थ्रू, जो नेजल है यहाँ पे नाक के थ्रू, नोज मीन्स नेजल कैविटी, नाक के थ्रू हवा क्या होता है, एंटर करता है। देखो हवा नाक के थ्रू सिर्फ एंटर नहीं करता है, नोज में जो हेयर्स प्रेजेंट हैं और नोज में जो म्यूकस प्रेजेंट है, नाक में जो हेयर प्रेजेंट और जो म्यूकस प्रेजेंट है, ये पहला बात जो हेयर है ये हवा को छानने का काम करता है, एक छन्नी की तरह काम करता है। और मान लेते हैं गर्मी के दिन में हवा बहुत ड्राई है, तो जो नोज के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है ये उस हवा को मॉइस्चर प्रोवाइड कराने में भी क्या करता है, हेल्पफुल होता है, समझे। उसके बाद नोज से हवा जाएगा फेरिंक्स के पास, नोज जब हवा ले उसके पास किसके पास जाएगा, फेरिंक्स के पास जाएगा। देखो जो आपका ये फेरिंक्स दिख रहा है ना, फेरिंक्स एक कॉमन पाथवे बन जाता है आपका फूड का भी और किसका, एयर का भी, यानी कि फेरिंक्स एक कॉमन पाइप है, कॉमन एक रास्ता है फूड का और एयर का। फेरिंक्स क्या काम करता है, फेरिंक्स क्या उस हवा को इस लैरिंक्स के पास ले जाने में हेल्पफुल होता है क्या, हाँ, जो फेरिंक्स है इस हवा को लैरिंक्स के पास ले जाने में हेल्पफुल होता है। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंक्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसके पास एपिग्लॉटिस होता है, इसके पास एपिग्लॉटिस होता है जो फूड को मतलब ट्रैकिया में एंटर करने से क्या करता है, रोकता है, क्योंकि ये हवा जाएगा ना यहाँ पे, अगर खाना चल जाएगा तो फिर कचरा हो जाएगा। तो ये लैरिंक्स क्या और काम करेगा, उस हवा को ट्रैकिया के पास करने में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। ये एक सी शेप का कार्टिलेज रिंग होता है, कार्टिलेज सी शेप का क्या है, रिंग है। देखो अगर कार्टिलेज है तो ये कोलैप्सिंग से बचाता है, कोलैप्सिंग से क्या होता है, बचाता है, और ये हवा को लंग्स तक भी ले जाने में क्या है, हेल्पफुल होता है, समझे। उसके बाद फिर यहाँ से हवा ब्रोंकाई के पास जाएगा, यहाँ से हवा किसके पास जाएगा, ब्रोंकाई के पास जाएगा। ब्रोंकाई आगे देखो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जाएगा लेफ्ट के पास और एक जाएगा राइट के पास। एक किसके पास जाएगा, लेफ्ट के पास जाएगा और एक जाएगा राइट के पास। अब देखो मजे बात देखिए, इसके बाद जो ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल क्या है कि ब्रोंकाई के छोटे छोटे टुकड़े, ब्रोंकाई के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे पार्ट हैं और बटा आगे चल के, उसी को ब्रोंक्यूल कहते हैं। क्योंकि ब्रोंक्यूल जो है यहाँ से फिर एयर किसके पास जाएगा, एल्वियोलाई के पास आगे जाएगा। देखो एल्वियोलाई के पास छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक मतलब देखो एल्वियोलाई के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या है कि गैस का एक्सचेंज एक्चुअली में यहीं पर होता है। अब देखो इनके पास अगर एयर सैक है
तो एयर सैक है तब तो गैस का एक्सचेंज अच्छा हो रहा है। अगर एयर सैक टूट फूट जाएंगे तो गैसेज का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, गैसेज का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखो जो ये लंग्स होते हैं ना, यहाँ पर देखो जो ये लंग्स हैं, ये लंग्स को ये डायफ्राम के मतलब सपोर्ट कैसे दिया होता है यहाँ पर। रिब केज भी क्या है, प्रेजेंट इस तरीके से, समझे। ये मुंह हो गया, मुंह थोड़ा अच्छा नहीं बना। मान लो कि मुंह है, एगो नोज वाला है और एगो माउथ वाला है, और यहाँ थोड़ा सा और बड़ा साइज बना है। ये डायफ्राम है, इस तरीके से बटाओ यहाँ पर। और तो इस तरीके से देखो, एक ये नोज वाला, एक ये माउथ वाला है, और यहाँ पर एक ये थायराइड कार्टिलेज है। ये यहाँ पर एक लंग्स इस तरफ है और एक लंग्स इस तरफ है। इसके अंदर फिर छोटे छोटे क्या होते हैं, बने होते हैं। और एक्चुअली में वही एल्वियोलाई के पास क्या होता है, एक्चुअली में गैस का क्या होगा, एक्सचेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे देखो ये वाला क्या है, ट्रैक, ये डायफ्राम है जो कि लंग्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। देखो आपके पास एक है ये राइट वाला और ये है लेफ्ट वाला, दो लोब्स देखने को मिल रहा है। एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है। राइट वाला जो लंग्स है, राइट वाला क्या है जो लंग है, ये लगभग 3 और लेफ्ट वाले 2। जो राइट वाला है एक लंग्स, वो 3 लोब्स में क्या होता है, बटा होता है। जो लेफ्ट वाला लोब है, ये 2, जो लेफ्ट वाला लंग्स है ये 2 लोब्स में बटाता है और ये 3 लोब में बटा होता है। अब देखो लंग्स में सब कुछ हार्ड एकदम बोन लाइक स्ट्रक्चर तो है नहीं, बेचारा होता है सॉफ्ट और होता है स्पॉन्जी। होता है सॉफ्ट और होता क्या है, स्पॉन्जी होता है, मतलब इलास्टिक भी ये होता है। अगर मान लो इलास्टिक नहीं होता तो हवा किसे भर पाता, अगर मान लो बहुत दम हार्ड होता तो हवा भरते तो चनाक से टूट जाता करके, है ना। बलून है तो बलून क्या होता है, बलून अगर मान लो हार्ड होता तो फुलाते तो फूलता ही नहीं, सिर्फ उसके अंदर हवा क्या होता, कंप्रेस होते जाता। अब देखो जो मेरे पास एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज उसके चारों तरफ एकदम घिरे हुए हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गैस का एक्सचेंज क्या होता है, अच्छे से हो पाता है। CO2 जो है लंग्स के पास क्या होता है कि CO2 जो है ब्लड से
एल्वियोलाई में जाते हैं। और देखो ब्लड के पास पहले तो ऑक्सीजन गया, लंग्स के पास आता है, लंग्स के पास CO2 रिच ब्लड हम भेजते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड के पास जाता है। और ब्लड के पास जो ब्लड जो हमें हवा देगा ना, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा। क्या होगा? CO2 रिच होगा। वहाँ पे आकर के अब वापस से लंग्स के पास गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के पास गैस का एक्सचेंज कब हो पाएगा? जब एल्वियोलाई की वॉल थिन होगी। अगर मोटी वॉल होगी तो वहाँ पर गैस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि जो एल्वियोलाई है, यहाँ पर एल्वियोलाई ये कुछ ज़्यादा खास मोटी नहीं होती है, बस एक थिन वॉल वाली होती है, एकदम पतले पतले होते हैं एकदम एल्वियोलाई। तब जाकर कहाँ पर गैसेस का क्या हो पाता है? एक्सचेंज हो पाता है। अब देखो, जब भी हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जब भी क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो दो काम हम करते हैं। एक इंस्पिरेशन, हवा अंदर लेना, और एक एक्सपीरेशन, हवा को बाहर छोड़ना। बस यही हम दो काम करते हैं। एक या तो हवा इनहेल कर रहे हैं, या तो हवा क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं। प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पर काम करता है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ से जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर मान लो मैंने कहीं प्रेशर लगाया तो वहाँ से हवा क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। अगर प्रेशर हमने कम कर दिया वहाँ पर, तो हवा क्या हो जाएगी? अंदर में जाके भर जाएगी। ये कॉमन सा प्रिंसिपल है कि जो हवा है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है? मूव करती है। देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है यहाँ पर, और एक्सपीरेशन में क्या होता है। मान लो कि हमारे पास एक हो रहा है इंस्पिरेशन और एक हो रहा है एक्सपीरेशन। यानी कि एक हम हवा अंदर ले रहे हैं और हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं। पहले जो डायाफ्राम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायाफ्राम जो है डोम शेप का है। डायाफ्राम कैसा है? डोम शेप, इस तरीके से ये डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम इंस्पिरेशन का टाइम पे, इंस्पिरेशन नॉर्मली डायाफ्राम ऐसा है। जब हम हवा लिए तो कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि क्या हुआ? पहले जो डोम शेप था उससे क्या ये फ्लैट हो गया? क्या इंस्पिरेशन का टाइम पे जो डोम शेप ये डायाफ्राम है वो फ्लैट हो गया क्या? हाँ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो रिब के जो डोम है, तो जो आपके पास रिब्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और वो ऊपर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ वो आएगा। ऊपर गया और बाहर की तरफ, मतलब ऐसे चेस्ट क्या हो? बाहर की तरफ आया हमारा। और जैसे ही जो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ गया तो चेस्ट का जो वॉल्यूम है, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बहुत क्या होगा? बढ़ेगा। लंग्स एक्सपेंड हुए हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि पहले इतना छोटा एक स्ट्रक्चर था और इसमें इतने सारे गैस थे, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बड़ा कर दो और अभी भी गैस उतना ही रखो, तो क्या इसमें जितना प्रेशर था सेम प्रेशर इसमें भी होगा क्या? नहीं। अगर बड़ा वॉल्यूम है तो इसमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो हवा बाहर से अंदर की तरफ क्या हो गई? मूव कर गई। एक्सपीरेशन में क्या होता है कि जो फ्लैट था, पहले डोम से क्या हुआ? फ्लैट हुआ, तो यहाँ पर फ्लैट से डोम शेप की तरफ हो जाएगा क्या? हाँ। तो यहाँ पर फ्लैट से डोम शेप की हुआ, तो यहाँ पे डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ जो रिब केज है वो क्या होंगे? मूव करेंगे नीचे की तरफ और अंदर की तरफ। और नीचे और अंदर की तरफ गए तो पहले मान लो ये वाला था, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो गया? ये वाला हो गया। लेकिन जब एक्सपीरेशन होगा तो वापस से ये वाला हो गया। यानी कि जितना प्रेशर इतने में था, अब इतना ही मॉलिक्यूल्स को इतने छोटे में लगाना है, इतने छोटे में लगाना है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ गया तो बाहर इन्वायरमेंट में प्रेशर क्या है? कम है। वहाँ से हवा क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ प्रेस कर दिए जाएंगे और हवा हम लोग क्या करते हैं? बाहर रिलीज कर पाते हैं। यानी तो जो एक ब्रीदिंग हुआ ना, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस हुआ, फिजिकल क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। लेकिन यहाँ पे रिस्पिरेशन क्या हुआ?
केमिकल प्रोसेस है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग तो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या लगता है हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस ले पाते हैं और रिलीज कर पाते हैं? मतलब एक एडल्ट की बात करें तो अगर मान लेते हैं कोई अगर एक एडल्ट है तो 1 मिनट में कितना बार सांस ले पाएगा? लगभग 12 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, यानी कि 10 से 12 बार या फिर 15 बार। बुक्स वगैरह में कभी 12 से 18 बार भी लिखा होता है। उतने टाइम जो है पर मिनट ब्रीदिंग व्यक्ति क्या करता है, कर पाता है। अब देखो, जब गैसेस का एक्सचेंज हो गया, लंग्स के पास जो CO2 रिच ब्लड गई, वहां से लंग्स ने उनको क्या दिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया। अब उन ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ पे पहुंचाना है, टिश्यू के पास पहुंचाना है। तो टिश्यू के पास हर एक, मान लो कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाता है तो वो कैसे करेंगे, वो ब्लड के थ्रू ही कर पाते हैं, ब्लड के थ्रू कर पाते हैं। अब देखो, चूंकि आपको करना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, O2 का क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये O2 का ट्रांसपोर्ट आपका 2 तरीके से होगा। पहला जो O2 है वो बाइंड कर देगा हेमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो बाइंड कर देगा किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। जब ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और दूसरा जो है डिजॉल्व्ड फॉर्म होता है, ये बहुत कम होता है। ज्यादातर जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ ही हो पाता है। लगभग 97% जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। और जो डिजॉल्व फॉर्म प्लाज्मा में होता है ये लगभग जब ये 97 हुआ तो ये लगभग 3% के आसपास डिजॉल्व इन प्लाज्मा फॉर्म के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो, हर एक हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, मान लो कि मेरे पास अगर 20 हेमोग्लोबिन है, मान लो कि 20 अगर हेमोग्लोबिन है तो हर एक हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को बांधने की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो अलग अलग होती है। जरूरी थोड़ी है कि हर एक हेमोग्लोबिन एक डेफिनेट अमाउंट का ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ये भी कोई जरूरी है कि अगर मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में 50 लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति उतनी ही इफिशियंसी के साथ क्या करेगा, काम करेगा। उतनी इफिशियंसी के साथ अगर काम करने लगेगा या फिर मतलब एक फिक्स्ड इफिशियंसी हो जाए तब तो या तो काम गड़बड़ हो जाएगा या तो काम मतलब बढ़िया हो जाएगा। तो हर एक हेमोग्लोबिन की जितनी ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन एफिनिटी। यानी कि O2 बाइंडिंग कैपेसिटी, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एफिनिटी। और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होगा, आपके प्यारे प्यारे हेमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। तो ऑक्सीजन इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं ना कहीं फिर आपके जो CO2 है उनको भी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह करना है, क्योंकि ऑक्सीजन गया है तो CO2 भी कहीं ना कहीं से क्या होगा, आएगा। CO2 3 फॉर्म में जाएगा, ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 3 तरीके से होगा। एक है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, दूसरा है कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन और तीसरा है डिजॉल्व्ड फॉर्म के केस में। CO2 कैसे ट्रांसफर होगा यहाँ पर देखो, CO2 होगा आपका बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, और तीसरा है डिजॉल्व्ड फॉर्म में।
कितने कितने हैं ये? लगभग 70% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होता है, ब्लड के पास से लंग्स के पास लाए जाएंगे, और कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के पास लगभग 20 से 23% ऑफ जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और 7 से 10% डिसॉल्व फॉर्म में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता है। अब देखो जो लंग्स के पास और जो टिश्यू के पास गैसेज का एक्सचेंज होना है, लंग्स के पास और टिश्यू के पास जो गैसेज का एक्सचेंज होना है, टिश्यू के पास क्या होता है कि O2 रिलीज करेंगे, देखो जो मेरे पास लंग्स है, लंग्स के पास O2 रिच ब्लड है, लंग्स के पास O2 क्या है, रिच ब्लड है, और टिश्यू के पास CO2 रिच ब्लड है, CO2 क्या है, रिच ब्लड है। देखो होता क्या है यहाँ पर कि टिश्यू के पास जब ये वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा तो ये तो देगा इसको O2 वाला, लेकिन बदले में लेगा क्या, CO2 वाला लेगा। यानी कि देखो जब टिश्यू के पास क्या है कि टिश्यू के पास O2 वाले जो ब्लड है, O2 वाले ब्लड क्या हो गए, रिलीज कर दिए गए, और टिश्यू ने कौन सा वाला ब्लड रिलीज किया, CO2 रिच वाला। लंग्स के पास जब आया तो लंग्स के पास CO2 रिच ब्लड लिया और O2 रिच ब्लड क्या होगा, एंटर किया, O2 रिच ब्लड क्या हुआ वहां पर, रिलीज हुआ। यानी कि देखो जो टिश्यू हमारे पास है, टिश्यू के पास जो ब्लड है जो लंग्स के पास से गया है तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के आगे गया हुआ है। ऑक्सीजन वाला ब्लड जब टिश्यू के पास गया तो टिश्यू से एक्सचेंज किया, O2 वाले ब्लड दे दिया और टिश्यू से CO2 रिच ब्लड ले लिया। ये CO2 वाले लंग के पास जाएंगे और यहाँ पर CO2 देंगे और फिर से O2 रिच ब्लड क्या करेंगे, ले लेंगे। समझे? अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर मान लेते हैं कि 1 मिनट में 10 बार ब्रीदिंग करना है, 1 मिनट में 10 टाइम्स ब्रीदिंग करना है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 600 होगा क्या, 60 मिनट में कितना होगा, 600 होगा। अब देखो यानी कि 1 आवर में 600 हो गए, तो 24 आवर में कितना होगा, 600 गुना 24 होगा क्या, कितना होगा 600 गुना 24, देखो 6 4 के 24 के 4 5 2 14, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं मिनट, 1440, यानी कि एक दिन मतलब दिन रात मिला करके, यानी कि देखो 14,400 14,400 इतना जो है, इतना टाइम्स हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। एक दिन में कितना बार सांस लिया, एक लगभग अगर एवरेज देखें तो लगभग 14,500 के आसपास हम लोग एक दिन में क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इस टाइम पे हम लोग एक बार भी सांस लेना नहीं भूलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो ब्रीदिंग है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। अब देखो मजे की बात यह है कि जब आप सो गए, जब क्या हो गया, सो गए, तो सोने के साथ साथ आप सांस लेना थोड़ी भूल गए हैं कि अच्छा अभी छोड़ो, अभी सो गए हैं
तो कल सुबह उठेंगे तो याद पड़े, अच्छा हाँ जा सांस लेना तो रात को रोक के छोड़ दिए थे, सुबह उठे तब याद पड़ा अरे ये तो सांस भी तो हमको लेना था। ऐसा नहीं है। जो ये ब्रीदिंग का कंट्रोल है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। थोड़े बहुत जो केमिकल फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लेंगटा। क्या होता है ब्रेन स्टेम पार्ट, एक होता है मेडुला ऑब्लेंगटा होता है। ये जो है मतलब थोड़ा बहुत ब्रेन को जो ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सेंटर में क्या है कि जो मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर है, ये सांस जब हम ले रहे हैं उसके रिदम को कंट्रोल करता है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग चल रहे हैं तो 10 मिनट बहुत तेजी सांस लिया, फिर 5 मिनट आराम कर लिया, फिर अगले 10 मिनट बहुत तेज सांस लिया, फिर थोड़ा बहुत आराम कर लिया। ऐसा नहीं, हम लोग एक जो ब्रीदिंग करते हैं एक कॉन्टिन्यूस रिदम में करते थे। हाँ सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। एक पॉन्स होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ब्रीदिंग को फाइन ट्यून करता है। कि मान लो कि अगर सांस तेज लिया भी, अगर सांस क्या किया अगर तेज तो बॉडी के अंदर अगर उतना तेज अगर एक बार सांस भेजेंगे तो बॉडी का सिस्टम नहीं बिगड़ जाएगा। बॉडी जो आप बाहर से कुछ भी लीजिए, बॉडी के अंदर उसी फॉर्म में एक्सेप्ट होता है जिस मतलब बॉडी अपने अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना वो मेंटेन करके रखता है। आप बाहर आप कितना भी गर्म हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर अंदर मेंटेन है। बाहर भयंकर ठंड पड़े, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। यानी कि देखो पहले तो बाहर के फैक्टर से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बॉडी हमारा खुद क्या करता है, होम्योस्टेसिस पे अपना ध्यान देता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ गया 500 डिग्री सेल्सियस, हमको मतलब नहीं, हम अपना उसने टेम्परेचर में रहेंगे। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा भले जड़ जाएंगे, लेकिन हम टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखे रहेंगे। केमिकल कंट्रोल्स में होता है जैसे कि मान लो कि जो CO2 है, CO2 जैसे ही ब्लड में बढ़ जाता है, ब्लड में देखो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जैसे ही CO2 क्या हो गया, बढ़ गया, CO2 बढ़ गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास बॉडी के अंदर CO2 बढ़ गया तो ब्लड क्या हो जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर से बढ़ जाएंगे। ये जो है ये जो है ब्रेन इसको क्या करता है, डिटेक्ट करेगा, ब्रेन इसको हेल्प करेगा और रिस्पिरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब एसिडिक हो गया है, जब एसिडिक ये हो गया तो ब्रेन इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। हमारा बॉडी एक सुपर मशीन की तरह क्या करता है, काम करता है। सुपर मशीन की तरह जब ये काम किया तो हमारा ब्रेन इसको डिटेक्ट किया, ब्रेन क्या किया, डिटेक्ट किया। और यहाँ पर जो रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन के रेट को क्या कर दिया, वो इंक्रीज किया। CO2 बॉडी में कम हुआ तो ब्रीदिंग का रेट एकदम क्या हो गया, थोड़ा रिस्पिरेशन का रेट थोड़ा क्या हो गया, सॉरी जब CO2 बॉडी में कम हुआ तो ब्रीदिंग क्या हुआ, कम, ब्रीदिंग इस तरीके से ब्रीदिंग का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। जब O2 जो है, O2 जो है ब्लड में O2 का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही O2 जब कम हो गया तो हम मतलब अपने आप कुछ अच्छा फील नहीं करवाते हैं। O2 कम हुआ तो मान लो कि हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, पहाड़ पे कहीं पे,
बहुत ऊपर पहाड़ पर चले, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या है, कम है, तो वहाँ पे आप ब्रीदिंग रेट क्या कर देंगे, कर देंगे, ब्रीदिंग रेट हाई रखेंगे। अगर मान लेते हैं कहीं पे ऑक्सीजन हाई नहीं है तो आप ब्रीदिंग रेट कितना भी हाई करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे आप। एक होता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है, लंग्स के साथ प्रॉब्लम, लंग्स आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देते हैं लेकिन पहले आप उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो ये होता है अस्थमा, अस्थमा में क्या है कि जो ब्रोंकाई है वो पतले हो जाते हैं और इन्फ्लेम्ड सूज जाते हैं, उससे क्या होता है कि म्यूकस ज़्यादा बन जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, कफ बन जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि देखो ये एक पाइप है, क्या हो गया, पाइप है, इसमें अगर काई लग जाए तो ये हवा सही से पास नहीं हो पाएगा इसमें से, जब तक ये वाला काई सही से साफ नहीं होगा हवा सही से क्या होगा, पास नहीं होगा। जब ऑक्सीजन बॉडी में या फिर जब सांस सही से आप नहीं ले पाएंगे तो बॉडी का हर एक सेल टिश्यू जो है वो सही से कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, फिर आप अच्छे फील नहीं करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। डस्टी एयर में जहाँ पे धूल कम है वहाँ पे जाने से क्या होंगे, बचेंगे। ब्रोंकाइटिस एक होता है, ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस है, इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस में क्या रखा है आपका, जो ब्रोंकाई है ये इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेम मतलब सूज जाते हैं बेचारे, जब सूज जाएंगे तो कंटिन्यूअस क्या होगी, कफ आप कह रहे हैं म्यूकस प्रोडक्शन होगा, आपको मतलब अच्छा फील नहीं होगा। आप कुछ भी बॉडी में अगर थोड़ा सा भी माइनर प्रॉब्लम होता है आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कराने लगते हैं। ज़्यादातर ये मतलब जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनकी वजह से हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह की तरफ से हो जाता है। एम्फाइसीमा भी होता है जिसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई हैं ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अगर ये डैमेज हो गया तो सही से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, अगर सही से गैसेस का एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, इसके बावजूद भी सेल्स को सही से गैसेस नहीं मिल पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आप अनहेल्दी क्या करेंगे, फील करेंगे। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की वजह से ये हो जाता है। एक निमोनिया होता है, निमोनिया में लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लूइड या फिर पस फील हो जाते हैं, भर जाते हैं वहाँ पर। देखो एक होता है स्मोकिंग करना, स्मोकिंग से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचने के लिए एक होता है क्या है, पैसिव स्मोकिंग। हाँ बिल्कुल, पैसिव स्मोकिंग से बचना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, जब भी मान लो कि मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ, कोई एक पर्सन है वो सिगरेट नहीं पीता है लेकिन वो आस पास के 2-4 लोग वैसे के साथ है जो सिगरेट पी रहे हैं, तो जो सिगरेट पिया उसके एंड में तो एक फिल्टर लगा होता है, ठीक, वो जब धुआं छोड़ता है तो धुआं आप सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। कि आप सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन आप सिगरेट पीने वालों के आसपास में घिरे हुए हैं, उससे आप उसका धुआं आपने लिया, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी कि देखो अगर आपको लंग्स को सेफ रखना है तो धूल मिट्टी वाली जगह पे जाने से बचेंगे और कुछ मतलब अच्छे हवा में सांस लेंगे। वो सरकार का प्रोग्राम वगैरह आता है कि चलो वैक्सीनेशन लेना है, ये करना है, वो करना है, तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि देखो डोंट स्मोक, पैसिव स्मोकिंग से भी क्या करना है, आपको बचना है। ये कैसे होगा, ये स्मोक तो खुद नहीं करते हैं बट अगर मान लेते हैं कि 10 की सिगरेट पी रहा है ना,
तो कम से कम आप लगभग 1 सिगरेट तो पी ही रहे हो, और उसका सांस क्या कर रहे हो, जब कंज्यूम कर रहे हो तो आप उसका कहीं ना कहीं धुआं ले ही रहे हो। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे था। ये नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक होने वाला है वो है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का, बहुत धुरंधर वो भी टॉपिक होने वाला है। ठीक, तो चलो ठीक।